हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एनोड रे और कैथोड रे के ऊपर डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी पर भी डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इनकी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। रेडियो एक्टिविटी आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। बेटा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई उस समय एक बात क्लियर हो चुकी थी बेटा कि जो अपना एटम होता है उस एटम को हम क्या कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय केवल दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल नॉन हो पाए थे, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक क्या नॉन हो पाया था बेटा, प्रोटॉन। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो अपना एटम होता है वो एटम दो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एटम को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। और बेटा इस बात का जो सपोर्ट किया गया वो किसके द्वारा किया गया था बेटा, रेडियो एक्टिव फिनोमेना के द्वारा। बेटा जो रेडियो एक्टिविटी है इस रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया था हेनरी बैकवेल के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी इज एक्सप्लेन बाय हेनरी बैकवेल इन 1896। इसके अंदर बेटा 1896 के अंदर हेनरी बैकवेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को क्या किया गया था बेटा, डिस्कवर किया गया था। बेटा हेनरी बैकवेल ने रेडियो एक्टिविटी जनरली यूरेनियम कंपाउंड के ऊपर डिस्कवर की थी बेटा। हेनरी बैकवेल ने रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था किसको लेकर बेटा, यूरेनियम कंपाउंड को लेकर उसने इसको एक्सप्लेन किया था, रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था। हेनरी बैकवेल ने जो आपका यूरेनियम कंपाउंड था उस यूरेनियम कंपाउंड को एक ब्लैक पेपर के अंदर लपेटकर उसके साथ एक फोटोग्राफिक प्लेट को एक ड्रॉवर के अंदर रखा था। यूरेनियम कंपाउंड को एक ब्लैक पेपर में एक फोटोग्राफिक प्लेट के साथ इसके अंदर रखा गया था बेटा, ड्रॉवर के अंदर रखा था। तब उसने देखा कि ड्रॉवर के अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस हो रही है बेटा। ग्लो का मतलब वहां पर कोई रोशनी तो थी नहीं, ड्रॉवर के अंदर बिल्कुल डार्कनेस थी बेटा। तब उसने देखा कि जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है वो फोटोग्राफिक प्लेट क्या करेगी बेटा, ग्लो करेगी। तब उसने ड्रॉवर को देखा तो उसने देखा कि जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है और जो पेपर है उस पेपर के ऊपर पेनिट्रेटिंग सब्सटेंस के क्या थे बेटा, कुछ मार्क्स बने हुए थे। उसने एक बात नोट की कि जो आपका यूरेनियम कंपाउंड है ये यूरेनियम कंपाउंड क्या करता है, अपने अंदर से सर्टेन रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। बस उसने उसी फिनोमेना का नाम क्या रखा बेटा, रेडियो एक्टिविटी। दोबारा से सुन लो बेटा, आपका जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी तब साइंटिस्टों ने बोला कि जो आपका एटम होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और इस बात का समर्थन किसने किया था बेटा, हेनरी बैकवेल ने अपनी किस फिनोमेना के आधार पर किया था बेटा, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर। बेटा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी 1896 के अंदर हेनरी बैकवेल के द्वारा की थी। उसने इस फिनोमेना की डिस्कवरी यूरेनियम कंपाउंड से की थी बेटा। उसने यूरेनियम कंपाउंड को एक ब्लैक पेपर में लपेटकर रैप करके एक फोटोग्राफिक प्लेट के साथ किसमें रखा था, एक ड्रॉवर में रखा था। ड्रॉवर में कैसा बेटा, अंधेरा था, लेकिन फिर भी जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो क्या कर रही थी बेटा, चमक रही थी, ग्लो कर रही थी। तब उसने फोटोग्राफिक प्लेट को एग्जामिन किया तो उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर उस यूरेनियम साल्ट के क्या थे बेटा, इमेज बनी हुई थी जो बिल्कुल चमक रही थी बेटा। उसने बोला कि ये जो यूरेनियम सब्सटेंस है ये यूरेनियम सब्सटेंस क्या करता है, अपने अंदर से सर्टेन रेडिएशन को क्या करता है बेटा, इमिट करता है। और वो जो सब्सटेंस है यूरेनियम का जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाया बेटा, आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये फिनोमेना क्या कहलाया बेटा, आपका रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा, रेडियो एक्टिविटी होती है बेटा द फिनोमेना ऑफ spontaneous emission of active radiation by a certain substance
क्या होती है बेटा रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिस फिनोमेना के अंदर एक सब्सटेंस के द्वारा, एक सर्टेन सब्सटेंस के द्वारा लगातार एक्टिव रेडिएशन क्या की जाती है बेटा, इमिट की जाती है। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय ए सर्टेन सब्सटेंस, एक सर्टेन सब्सटेंस के द्वारा लगातार एक्टिव रेडिएशन का क्या करना, इमिशन करना, लगातार उसका छोड़ना क्या कहलाता है बेटा? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। मान लो ये आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है बेटा, ये सब्सटेंस क्या कर रहा है? अपने अंदर से लगातार एक्टिव रेडिएशंस को क्या कर रहा है बेटा? इमिट कर रहा है, लगातार एक्टिव रेडिएशन को छोड़ रहा है। तो ये जो फिनोमेना है जिसके अंदर एक्टिव रेडिएशन लगातार इमिट की जा रही है, ये फिनोमेना आप क्या क्या कहलाता है बेटा? रेडियो एक्टिविटी। और ये जो रेडिएशन निकल कर आ रही है बेटा, ये रेडिएशन कहलाती है रेडियो एक्टिव रेडिएशन। क्या कहलाती है बेटा? ये आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन। और ये सब्सटेंस कहलाता है बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी बेटा? हेनरी बैकवेल के द्वारा 1896 के अंदर। किसके साल्ट को लेकर की गई थी बेटा? यूरेनियम के साल्ट को लेकर की गई थी। उसको कैसे पता लगा कि ये यूरेनियम का साल्ट इमिशन करता है रेडिएशन का? तो उसने क्या किया था बेटा? यूरेनियम साल्ट को एक ब्लैक पेपर के अंदर लपेटकर फोटोग्राफिक प्लेट के साथ किसमें रखा था? ड्रॉअर में रखा था। तब उसने ड्रॉअर के अंदर ग्लो अपीयरेंस हुई बेटा। तब उसने ड्रॉअर को खोलकर देखा तो उसने देखा कि जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपका यूरेनियम साल्ट, उसकी क्या बनी हुई बेटा? इमेज बनी हुई जो ग्लो करे। तो उसने बोला कि ये जो यूरेनियम का साल्ट है ये क्या कर रहा है बेटा? अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट कर रहा है। जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो कौन सी रेडिएशन कहलाती है बेटा? आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका रेडियो एक्टिविटी। तो तीन डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। जब बेटा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की डिस्कवरी हुई तब उस समय हमारे पास एक फिनोमेना चला हुआ था बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना। तो हेनरी बैकवेल ने भी क्या किया बेटा? इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ऊपर क्या किया बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। जब बेटा इन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तब उसने देखा कि आपका जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जनरली तीन कैटेगरी में क्या हो जाती है बेटा? डिवाइड हो जाती है। जब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पर क्या अप्लाई किया गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तब हेनरी बैकवेल ने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये कितने भागों में डिवाइड हो रही बेटा? तीन भागों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब साफ बेटा कि जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है ये भी तीन कंपाउंड से मिलकर, यानी तीन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे बेटा? डेविएट हो रहे। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए, कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए, और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो अनडेविएट होते हुए क्या हो गए बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड में से स्ट्रेटली पास आउट हो गए। बेटा अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाकर देखते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या कुछ रिजल्ट आता है बेटा? ये कोई भी कैविटी बॉक्स हो गया। इस कैविटी बॉक्स के अंदर क्या किया बेटा? इस कैविटी बॉक्स के अंदर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया है। क्या बेटा? ये आपका कैविटी बॉक्स है। तो इस कैविटी बॉक्स के अंदर क्या रखा गया है बेटा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है बेटा? लगातार रेडिएशंस को इमिट करता है। तो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा क्या की जा रही है बेटा? रेडिएशन लगातार इमिट की जा रही है बेटा। ये कौन सी रेडिएशन कहलाएंगी बेटा? आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहलाएंगी। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है जो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के द्वारा क्या की जा रही है बेटा? इमिट की जा रही है। यहाँ पे हमने लगा रखी बेटा एक स्लिट। ये हमारे पास स्लिट हो गई। स्लिट का रोल क्या होता है बेटा? स्लिट के द्वारा हमें एक नैरो बीम ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन होती है बेटा। क्या ऑब्टेन होता है? हमें एक नैरो बीम ऑफ रेडिएशंस की क्या होती है बेटा? ऑब्टेन होती है। मान लो ये आपका सोर्स है। जब ये सोर्स ग्लो करेगा तो रेडिएशन को क्या करेगा बेटा? चारों डायरेक्शन में फैलाएगा। जैसे कि आपका बल्ब होता है बेटा, जैसे आप बल्ब को क्या करते हो? ऑन करते हो तो बल्ब की जो रोशनी है वो चारों डायरेक्शन में क्या होती है बेटा?
सेपरेट हो जाती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा, एक नैरो बीम चाहिए, रेडिएशन की क्या चाहिए, कि नैरो बीम चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस बल्ब के सामने क्या लगा देता हूं, स्लिट। तो जो रेडिएशन इस स्लिट के अंदर क्या होता है बेटा, एक फाइन होल होता है, बिल्कुल एक बारीक सा होल होता है। तो जो रेडिएशन उस होल में से पास होगी वो तो सीधी आ जाएगी बेटा नैरो। बाकी जो रेडिएशन इन होल में से पास नहीं होगी तो यहीं पर क्या हो जाएगी बेटा, ब्लॉक हो जाएगी। तो वो यहीं पर हो रहा है बेटा कि ये रेडिएशन जैसे यहाँ से एलिमिनेट होती है तो ये रेडिएशन यहाँ से क्रॉस नहीं होती, जबकि जो रेडिएशन इस होल में से पास होगी बेटा वो क्या होगी, नैरो बीम के रूप में आगे बढ़ेगी। और फिर हमने क्या किया बेटा, इस रेडिएशन के ऊपर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मान लो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बेटा आपका नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखी बेटा, यहाँ पर हमने लगा रखी एक जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा रखी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है बेटा, जिसको आप फोटोग्राफिक प्लेट भी बोल सकते हो बेटा। क्या बेटा, ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होगी बेटा। जैसे ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास आउट होगी तो हेनरी बैकवेल ने ऑब्जर्व किया कि ये रेडिएशन क्या होती है, स्प्लिट अप हो जाती है तीन डायरेक्शन के अंदर। ये रेडिएशन क्या होती है बेटा, तीन डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है। कुछ रेडिएशन क्या होती है बेटा, नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है, कुछ रेडिएशन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो जाती है, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी बेटा जो अनडेविएट होते हुए क्या होती है, सीधी पास हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से। बेटा उसने इन सभी रेडिएशंस को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उसने क्या बोला कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये जनरली तीन प्रकार की रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। इनकी तीन प्रकार की रेज इस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट होती है। एक होती है बेटा आपकी अल्फा रेज, एक होती है बेटा आपकी बीटा रेज, और एक होती है बेटा आपकी कौन सी, गामा रेज। तो उसने जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, उस रेडियो एक्टिव रेडिएशन को कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया बेटा, तीन भागों के अंदर। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती है बेटा, वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जनरली तीन प्रकार के रेज का एक कॉम्बिनेशन होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, और एक कौन सी होती है बेटा आपकी, गामा रेज। अगर हम बात करें सबसे पहले अपनी कौन से रेज की बेटा, अल्फा रेज की, तो आप नोट कीजिएगा बेटा कि जो आपकी अल्फा रेज है वो कौन सी प्लेट की तरफ डेविएट हुई है बेटा, आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हुई बेटा, डेविएट हुई है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अल्फा रेज आर दोस रेज व्हिच कैरी द पॉजिटिव चार्ज। कि अल्फा रेज आपकी वो रेज होगी बेटा जिन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक कौन सी प्लेट की तरफ डेविएट हुई बेटा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब है कि इस रेज पर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। जिस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये रेज किस प्लेट की तरफ डेविएट हुई है बेटा, आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई है। जब बेटा अल्फा रेज की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि जो अल्फा रेज होती है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं बेटा। अल्फा रेज के पास कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा, ये आप बोल सकते हो बेटा कि जो आपके अल्फा रेज होती है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज He2 पॉजिटिव पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल रखती है। अल्फा रेज कौन से पार्टिकल रखती है बेटा अपने अंदर, हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल रखती है। अगर हम इसके मास की बात करें तो उसने बोला कि बेटा कि इसके अंदर हर पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है, 4 एटॉमिक यूनिट, 4 AMU क्या होता है बेटा, इनका मास होता है। और इनके ऊपर हर पार्टिकल पर +2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दोबारा से सुनिएगा बेटा, जब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास आउट करवाया गया तो आपकी जो जो आपकी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है वो कितनी रेज में क्लासिफाई हो गई, 3 रेज में डिवाइड हो गई बेटा। पहली रेज अल्फा रेज बनी, बीटा रेज बनी, और फिर कौन सी बनी बेटा आपकी, गामा रेज। अल्फा रेज आपकी वो रेज होगी बेटा जो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगी, डेविएट होगी। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई तो सीधी बात बेटा कि अल्फा पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर He2 पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हर पार्टिकल का जो मास है वो कितना होता है बेटा, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म क्या बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, जो हम मोल कांसेप्ट के अंदर पढ़ कर आए थे। और हर पार्टिकल पर कैसा चार्ज आपको नजर आ रहा है बेटा, +2 चार्ज नजर आ रहा है। अब आ जाइए बेटा बीटा रेज के ऊपर। अब बीटा रेज किधर डेविएट हुई है बेटा, आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ।
जब ये आपकी बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई है तो बीटा पर कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। बीटा पर कैसा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, व्हाट इज बीटा रेज? बीटा रेज क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे बेटा द रे व्हिच कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड डेविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बीटा रेज आपकी वो रेज होती है जिन रेज पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी प्लेट की तरफ डेविएट होती है बेटा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होती है। जब बेटा बीटा रेज की स्टडी की गई तो उन्होंने देखा कि जो आपकी बीटा रेज होती है इट इज द कैथोड रेज। ये किसके समान होती है बेटा, कैथोड रेज के समान होती है। और कैथोड रेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो सीधी बात है बेटा कि जो आपकी बीटा रेज होती है इट कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉन। ये आप बोल सकते हो बेटा कि जो आपकी बीटा रेज होती है इट इज कंसीडर्ड द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या मानी जा सकती है बेटा, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मानी जा सकती है। स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगी बेटा, आपकी बीटा रेज। अब दो बात निकल कर आ चुकी है बेटा कि आपकी एक तो अल्फा रेज जो इस पार्टिकल को रखती है, हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल को रखती है। हर पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 एटॉमिक यूनिट होता है बेटा। और हर पार्टिकल पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, +2 पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा निकल कर आया बेटा आपका बीटा रेज। बीटा रेज पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, जो किसके सिमिलर पाई गई बेटा, कैथोड रेज के सिमिलर पाई गई। इसलिए हमने क्या बोला बेटा कि जो आपकी बीटा रेज होती है उसके अंदर किसकी स्ट्रीम होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम होती है। अब बच गई बेटा आपकी कौन सी रेज, गामा रेज। अभी गामा रेज क्या होती है बेटा, अब आपने एक बात नोट की बेटा कि गामा के ऊपर किसी भी प्रकार के फील्ड का कोई असर नहीं हुआ बेटा। ना ही तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई, ना ही ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुई। क्या होगा बेटा, सीधी पास आउट हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी गामा रेज होती है इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता बेटा। तो व्हाट इज गामा रेज, तो आप क्या बोलोगे बेटा, द रे व्हिच कैरीज which have no charge and do not deviate in the presence of electric field। कि वो रेज जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डेविएट भी नहीं होते बेटा, वो कौन सी रे कहलाएंगे बेटा, आपकी गामा रेज कहलाएंगी। इस प्रकार से रेडियो एक्टिविटी को क्या किया गया बेटा, हेनरी बैकवेल के द्वारा 1896 के अंदर क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और रेडियो एक्टिविटी के दौरान हमें एक बात और भी समझ में आया बेटा कि जो आपकी रेडियो एक्टिविटी होती है उसके अंदर जो रेडिएशंस होती है वो जनरली 3 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एक वो पार्टिकल जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, सेकंड वो पार्टिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, थर्ड वो पार्टिकल जिन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसने इस रेडिएशन को कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया बेटा, 3, अल्फा, बीटा और गामा। ये था बेटा आपका कांसेप्ट रेडियो एक्टिविटी का। अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपने एटॉमिक मॉडल्स पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपना रेडियो एक्टिविटी के बाद एटॉमिक मॉडल्स का। एटॉमिक मॉडल्स बेटा, अगर हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके द्वारा गिवन है बेटा, वो गिवन है बेटा जे थॉमसन के द्वारा। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। याद रखना बेटा कि जब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तब सभी साइंटिस्ट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट के बारे में अपने अलग अलग विचार देने लगे। किसी ने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, प्रोटॉन यहाँ पर रहता है। किसी ने कुछ विचार दिए, किसी ने कुछ विचार दिए। उन्हीं विचारों को किसका नाम दिया गया बेटा, एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया है। और जो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था बेटा, वो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल क्या कौन सा था बेटा, आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था बेटा, जो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था बेटा। दोबारा से सुनना, कोई आपसे पूछेंगे व्हाट इज एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन the different scientists propose the arrangement of these particles in the atom. These arrangement views are known as atomic models।
कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को लेकर कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट कैसा है, अलग अलग केमिस्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार की विचार दिए गए, अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं दी गई बेटा। उन्हीं अवधारणाओं को किसका नाम दिया गया बेटा, एटॉमिक मॉडल्स का नाम दिया गया। और सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया बेटा, जे थॉमसन के द्वारा प्रपोज किया गया था। जे थॉमसन ने बताया बेटा कि द एटम्स आर लाइक एज ए स्फीयर। जे थॉमसन ने बोला कि एटम किसकी भांति होता है बेटा, एक स्फीयर की भांति होता है बेटा। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया बेटा, कोई भी एक एटम मान लिया जो किसके समान है बेटा, आपके एक स्फीयर के समान है। ये अपना कोई भी एक एटम हो गया जो किसके समान हो गया बेटा, एक स्फीयर के समान हो गया। फिर उसने बोला कि द पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेट ऑल ओवर द एटम यूनिफॉर्मली। फिर उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे एटम में क्या होता है बेटा, फैला होता है। कहने का मतलब इस पूरे एटम में कैसा चार्ज फैला होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज फैला होगा पूरे एटम के अंदर। द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे एटम में क्या होता है बेटा, फैला हुआ होता है। एंड द नेगेटिव चार्ज इज अबेंडेड इन द एटम्स लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। बेटा उसके बाद उसने बोला कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि जैसे थॉमसन ने बोला कि जो आपके प्रोटॉन होते हैं वो पूरे एटम में क्या होते हैं बेटा, फैले होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होते हैं बेटा, अबेंडेड होते हैं, धंसे हुए पाए जाते हैं। जिस प्रकार से वाटरमेलन के अंदर उनके बीज पाए जाते हैं बेटा, सीड्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कौन आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन आ गए जो इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है बेटा, अबेंडेड है। इसलिए इस मॉडल को हम किसका नाम देते हैं बेटा, वाटरमेलन मॉडल का नाम देते हैं। बाद में इसको अलग अलग नाम से और भी जाना गया बेटा। किसी ने बोला बेटा ये जो मॉडल होता है वो एक केक के समान होता है, जिसके अंदर जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो इस पूरे केक के अंदर क्या होते हैं बेटा, दसे हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की तुलना किसके साथ की गई है बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ की गई है। और जो आपका खाने वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पूरा जो केक है किसका काम कर रहा है, आपके प्रोटॉन का काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है। बेटा इस मॉडल को हम किसके नाम से जान सकते हैं, इस मॉडल को हम पुडिंग मॉडल या हम इसको वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे सुनिएगा, आगे क्या कुछ बोला गया बेटा। उसने बोला बेटा कि इस एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से फैले हुए हैं कि एटम इज टोटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस प्रकार से फैले हुए हैं कि आपका जो एटम होता है वो टोटली कैसा माना जाता है बेटा, न्यूट्रल माना जाता है। बेटा इस एटम की जो रेडियस मानी गई वो 10⁻⁻10 मीटर मानी गई। क्या मानी गई बेटा, इस एटम की रेडियस कितनी मानी गई, 10⁻⁻10, यानी कि दिस इज द साइज ऑफ द एटम। ये क्या माना गया बेटा, इस एटम का साइज माना गया। लेकिन इस एटम की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी बेटा कि इस एटम ने इस मॉडल ने एटम को टोटली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल साबित किया था बेटा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रही बेटा कि जे थॉमसन मॉडल किसी भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर खरा नहीं उतरा, इसलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जे थॉमसन के इस प्रयास के कारण इसको क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज मिला था बेटा। दोबारा से सुना, जे थॉमसन मॉडल इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल व्हिच इज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल प्रपोज किया गया तो किसके द्वारा किया गया था बेटा, जे थॉमसन के द्वारा। और इसने बोला कि एटम किसके समान होता है बेटा, एक स्फीयर के समान होता है। और उस स्फीयर के अंदर जो आपका प्रोटॉन होता है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला है, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है बेटा, अबेंडेड होते हैं। जिस प्रकार से एक वाटरमेलन के अंदर जो आपके सीड्स होते हैं वो सीड्स क्या होते हैं बेटा, वाटरमेलन के अंदर धसे हुए होते हैं। इस मॉडल को राइजिंग पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं बेटा, क्योंकि ये उस केक के समान है जिस केक के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन वो ड्राई फ्रूट के समान बिखरे हुए हैं बेटा। सेकंडली इस एटम का जो साइज माना गया वो कितना माना गया बेटा, 10⁻⁻10 माना गया। इस एटम की सबसे बड़ी खासियत ये रही बेटा कि इस एटम ने इस मॉडल ने एटम को क्या साबित कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये रही बेटा
कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसके कारण जे थॉमसन मॉडल को क्या कर दिया गया बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया। अब जे थॉमसन मॉडल के रिजेक्ट होने के बाद जे थॉमसन मॉडल के रिजेक्ट होने के बाद अलग अलग केमिस्टों के पास इस मॉडल की थ्योरी को लेकर अलग अलग प्रकार की और थ्योरी को बनाने का काम स्टार्ट किया गया। इस थ्योरी के बाद आपका रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आता है बेटा, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं बेटा आज का जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।